नमस्कार दोस्तों, प्रूडेंट एजुकेशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, बाल मनोविज्ञान लेकर के मैं ओपी यादव उपस्थित हूं आपके सामने। दोस्तों, बाल मनोविज्ञान में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, पिछली वीडियो में हम बाल शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता, जैसे जैसे मनुष्य ज्ञान को अर्जित करता गया, जैसे जैसे विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ी, एक सभ्य समाज के निर्माण के लिए बाल केंद्रित शिक्षा की आवश्यकता महसूस हुई। बालक में किस प्रकार विकास किया जाए ताकि आने वाले समय में या भविष्य में एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके। बालक के व्यक्तित्व के गुणों का विकास करना, व्यक्ति को उत्तम जीवन जीने योग्य बनाना, यही बाल विकास का मुख्य सोपान कहें या उद्देश्य यही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बाल विकास का प्रारंभ कहाँ से हुआ या बाल मनोविज्ञान का प्रारंभ कहाँ से हुआ। बाल मनोविज्ञान बालक के जन्म से ही प्रारंभ होता है। जन्म से प्रारंभ या कहें प्रसव काल से ही, प्रसव काल के बाद से, क्योंकि शैशवावस्था जन्म के बाद कुछ महीने बीतने पर ही बालक कुछ क्रियाएं करने लगता है। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है, देखकर समझने, बोलने आदि गुणों का विकास होता है। सबसे पहले बाल शिक्षा के बारे में बात करने वाले जो दार्शनिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, प्लेटो ने बाल शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में अपनी पुस्तक रिपब्लिक में किया। बाल शिक्षा का उल्लेख प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में किया। हालांकि यह न्याय पर लिखी गई पुस्तक थी। रूसो ने इसे शिक्षा का ग्रंथ माना। रूसो ने इसे शिक्षा पर लिखा ग्रंथ माना, लेकिन यह मूल रूप से न्याय पर लिखी गई थी। किस पर लिखी गई थी? न्याय पर लिखी गई थी। प्लेटो ने रिपब्लिक में बताया कि बालक की आयु जो बढ़ती जाती है, उसकी रुचि, उसकी इच्छा, उसके मानसिक योग्यताओं में अंतर आता जाता है। प्लेटो ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि बाल्यावस्था में दी जाने वाली दीक्षा बाल का प्रभाव जो है बालक के भविष्य की व्यावसायिक दक्षताओं और समायोजन पर पड़ता है। प्लेटो ने बताया कि बाल्यावस्था में दी जाने वाली शिक्षा दीक्षा का प्रभाव बालक के व्यावसायिक दक्षता और उसके समायोजन पर पड़ता है। व्यावसायिक दक्षता और उसके समायोजन पर पड़ता है। इन्होंने उसमें उल्लेख किया कि बालक इन्होंने उल्लेख किया कि जो बालक होता है
बिल्कुल प्राकृतिक रूप से अवोध होता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है, उसकी विचार, उसकी इच्छा, रुचि, मानसिक योग्यता, योग्यता आदि में परिवर्तन होता है। साथ ही जैसे शारीरिक विकास भी साथ साथ शारीरिक विकास, यानी कि बालक का जैसे जैसे शारीरिक विकास होता जाता है, जैसे जैसे शारीरिक विकास होता जाता है, उसकी इच्छाओं में परिवर्तन, विचार, रुचि और मानसिक योग्यताओं में परिवर्तन होता है। इसके साथ ही रूसो का भी पुरानी शिक्षा पद्धति, रूसो ये प्रकृतिवादी विचारक थे। इन्होंने बाल शिक्षा पर उल्लेख अपनी पुस्तक एमिल में किया है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है बाल शिक्षा पर एमिल। इसकी अन्य पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक समझौता इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। सामाजिक समझौता, तो रूसो ने एमिल में ही बाल शिक्षा पर विशेष वर्णन किया है। इनका कहना था, रूसो का कथन था कि बालक जन्म से भला और स्वतंत्र होता है, वयस्क समाज उसे परतंत्र और स्वार्थी बना देता है। बालक जन्म से भला और स्वतंत्र होता है। भला और स्वतंत्र होता है। वयस्क समाज उसे स्वार्थी और अनैतिक बना देता है। स्वार्थी और अनैतिक बना देता है। इसके अलावा बाल शिक्षा को लेकर के इन्होंने अन्य कथन भी बताया कि बालक एक ऐसी पुस्तक के समान है जिसे शिक्षक भली भांति पढ़ता है। रूसो का एक कथन है, बालक उस पुस्तक के समान है जिसे शिक्षक भली भांति पढ़ता है। इस कथन को दोस्तों याद रखिएगा। सीधे सीधे यह कोटेशन दे करके यह पूछ सकता है कि रूस या किसका कथन है, बालक उस पुस्तक के समान है जिसे शिक्षक भली भांति पढ़ता है, या किसका कथन है, या बालक जन्म से भला और स्वतंत्र होता है, वह समाज उसे स्वार्थी और अनैतिक बना देता है, या किसका कथन है। याद रखिएगा, रूसो
रूसों ने पुरानी मान्यताओं का विरोध किया था, उस पद्धति का विरोध किया था जो दंड और अनुशासन दंड में रख करके या मोक्ष की प्राप्ति के लिए या कहें जो परंपरागत शिक्षा प्रणाली थी उसका इसने विरोध किया था। इसी क्रम में जैसे जैसे विकास होता गया, जैसे जैसे सभ्य समाज का निर्माण हुआ, 17वीं शताब्दी में शिक्षा के रूप में, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ तीव्र गति से परिवर्तन देखने को मिलता है। 17वीं शताब्दी में यथार्थवादी दार्शनिक सत्रहवीं शताब्दी में यथार्थवादी दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक जॉन एमास कमेनियस ने बच्चों के लिए विशेष कार्य किया। यथार्थवादी दार्शनिक मनोवैज्ञानिक जॉन एमास कमेनियस इन्होंने बच्चों के लिए विशेष कार्य किया, उनकी शिक्षा प्रणाली, उनके विकास से संबंधित कार्यों पर ध्यान दिया। स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की इन्होंने। स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की। स्थापना किसने की? जॉन कमेनियस ने। इन्होंने इन्फेंसी का अर्थ होता है बोलने के अयोग्य, अर्थात वह अवस्था जिस अवस्था में बालक बोल नहीं पाता, केवल कुछ ही इशारों को समझता है। हम इसको डिटेल बताएंगे किस अवस्था का बालक इशारों को समझना सीखता है, किस मुस्कुराता है। अभी हम 60 में चलते हैं यहाँ पे। और इन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं भी बताई। कमेनियस महोदय ने ही इन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं बताई। विकास की 4 अवस्थाएं बताई। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और युवावस्था। शैशवावस्था, उत्तर शैशवावस्था, बाल्यावस्था और युवावस्था। विकास की 4 अवस्थाएं बताई। इसी क्रम में 18वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी ने बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया।
लॉजी ने बाल विकास का मनोवैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। पेस्टोलॉजी ने मनोवैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया जो बेबी बायोग्राफी पर आधारित था। बेबी बायोग्राफी पर आधारित था। इन्होंने अपने पुत्र पर अध्ययन किया। पेस्टोलॉजी ने अपने पुत्र पर अध्ययन किया और बताया कि शिक्षण कार्य करते समय बालक के विकासात्मक क्षमताओं के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए। इन्होंने बताया कि बालक को शिक्षा सरल से कठिन की ओर। दूसरा, शिक्षक और छात्र के बीच संबंध स्नेह पर आधारित होना चाहिए। इन्होंने बताया कि शिक्षक और छात्र के बीच संबंध स्नेह पर आधारित होने चाहिए। स्नेह पर आधारित। स्नेह पर आधारित होनी चाहिए। दूसरे वहीं इन्हीं के शिष्य थे फ्रोबेल। इन्हीं के शिष्य पेस्टोलॉजी के ही शिष्य थे फ्रोबेल, जिन्होंने किंडरगार्टन प्रणाली का विकास किया। बाल शिक्षा के लिए किंडरगार्टन प्रणाली का विकास किया। पेस्टोलॉजी के शिष्य थे। पेस्टोलॉजी के शिष्य फ्रोबेल इन्होंने किंडरगार्टन प्रणाली, शिक्षा की किंडरगार्टन प्रणाली का विकास किया, जिसको कि बाल उद्यान भी कहा जाता है। बाल उद्यान या बच्चों का बगीचा, भी कहा जाता है। इन्होंने खेल पर आधारित शिक्षा प्रणाली का प्रतिपादन किया। फ्रोबेल ने, जो पेस्टोलॉजी के शिष्य थे, इन्होंने बच्चों की स्वतंत्रता, फ्रोबेल महोदय ने बच्चों की स्वतंत्रता पर बल दिया। उनका समर्थन किया और बताया कि बच्चों को अपनी रुचि तथा योग्यता के अनुसार कार्य करने के लिए छोड़ देना चाहिए। ये भी जो है प्राकृतिक रूप से शिक्षा के समर्थक थे। प्राकृतिक रूप से शिक्षा देने के समर्थक थे। इन्होंने बताया कि गीत, संगीत, अभिनय, लयबद्ध तरीके से बच्चों को पढ़ाने आदि पर बल दिया। इन्होंने संगीत के माध्यम से भी शिक्षा देने की बात की। संगीत के माध्यम से शिक्षा देने की बात की। खेल विधि पर आधारित, शिक्षा की वकालत की।
इन्होंने बताया कि बालक का विकास खेल विधि पर शिक्षा देने की बात की। इन्होंने बताया कि बालक का विकास प्राकृतिक रूप में जितना बेहतर होता है उसको हम कृत्रिम ढंग से उतना बेहतर नहीं कर सकते। फ्रोवेल की शिक्षा प्रणाली फ्रोवेल की शिक्षा प्रणाली जैव विकास के सिद्धांत पर आधारित थी। जैव विकास के सिद्धांत पर आधारित थी। जैव विकास सिद्धांत के अनुसार जो है जिस प्रकार से एक बीज, इन्होंने बताया कि एक बीज होता है, एक बीज है जिसमें एक वृक्ष के गुण समाहित होते हैं। वृक्ष के गुण समाहित होते हैं। उचित समय और उचित वातावरण पा करके एक संपूर्ण वृक्ष बनकर तैयार होता है और फिर पुनः बीज उत्पन्न करता है। ठीक उसी प्रकार से बालक के अंदर भी सभी चीजें विद्यमान होती हैं और उचित वातावरण पाकर बालक उचित वातावरण पाकर वयस्क बनता है। नोट करा। फ्रोवेल ने निम्न बातों पर बल दिया। फ्रोवेल महोदय शिक्षा के निम्न बातों पर बल दिया। जैसे बालक को किस प्रकार शिक्षा दी, इन्होंने बताया। बालक को शिक्षा जैसे आत्मक्रिया या कहें स्वयं करके सामूहिक रूप से खेल द्वारा और वस्तुओं द्वारा प्रतिरूप से स्वतंत्र छोड़कर और स्वतंत्रता देकर इन्होंने शिक्षा की इसी प्रणाली पर बल दिया कि बालक को स्वतंत्रता देकर, आत्मक्रिया करके, स्वयं करके, सामूहिक रूप से शिक्षा या खेल द्वारा शिक्षा या वस्तुओं द्वारा शिक्षा दिए जाने पर बल दिया। और 19वीं शताब्दी में डार्विन ने पुनरावर्तन का सिद्धांत दिया। पुनरावर्तन का सिद्धांत दिया और बताया, ये इनका सन था 1877। पुनरावर्तन का सिद्धांत दिया और बताया कि मानव का उद्भव पशुओं से हुआ है। मनुष्य शैशव काल से लेकर किशोरावस्था तक पशु जीवन जैसा व्यवहार करता है। जैसे कुछ क्रियाकलाप जैसे रेंगना, रेंगना प्रारंभ करता है। इसके अलावा चारों हाथ पैरों पर चलना सीखता है। चारों हाथ पैरों पर
चारों हाथ पैर चलाता है, फिर पानी में तैरता है, और बताया कि दौड़ता है, पशुओं के समान दौड़ता है। इसके बाद ही जाकर के मनुष्य का प्रतिमान धारण करता है। इसके बाद जाकर मनुष्य प्रतिमान धारण करता है, मनुष्य प्रतिमान धारण करता है। ये डार्विन महोदय ने बताया। वहीं 1889 में विलियम वुंट ने विलियम, कहीं कहीं इनको लिखा है विलियम वुंट या विल्हेम वुंट, दोनों एक ही हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। ये जर्मन ने प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना जर्मनी के लिपजिंग शहर में किया। यानी विलियम वुंट जर्मनी के थे और इन्होंने प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना जर्मनी के लिपजिंग शहर में किया। आज जो कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय यह कभी विलियम वुंट द्वारा स्थापित। विलियम वुंट ने अपने आप को मनोवैज्ञानिक कहा, अपने आप को मनोवैज्ञानिक कहा। विलियम वुंट ने अपने आप को मनोवैज्ञानिक कहा। 19वीं शताब्दी में ही मारिया मॉन्टेसरी ने एक पद्धति विकसित किया या शिक्षा की एक पद्धति विकसित किया जिसको मॉन्टेसरी पद्धति कहलाती है या कहते हैं। उन्नीसवीं शताब्दी में ही मारिया मॉन्टेसरी ने शिक्षा पद्धति, एक पद्धति स्थापित की जिसको कि मॉन्टेसरी पद्धति कहा जाता है। मॉन्टेसरी पद्धति कहा जाता है। मॉन्टेसरी पद्धति में विशेषता यह थी कि बालक को दी जाने वाली शिक्षा कुछ हद तक किंडरगार्टन प्रणाली से मेल खाती थी। इसमें कर्मेंद्रियों द्वारा शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा, कर्मेंद्रियों द्वारा शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा और भाषा की शिक्षा पर इन्होंने बल दिया। भाषा की शिक्षा पर इन्होंने बल दिया। और जैसे ही हम 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्रवेश करते हैं तो बाल विकास की दिशा में एक व्यवस्थित रूप से अध्ययन प्रारंभ हुआ, क्योंकि इसी समय से मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री, जीव वैज्ञानिकों ने
बाल शिक्षा में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया था। इससे पहले 17वीं 18वीं 19वीं शताब्दी में जैसे हमने देखा कि कमेनियस, पेस्टोलॉजी, डार्विन, वुंट, मारिया मॉन्टेसरी, इससे पहले रूसो, प्लेटो आदि ने शिक्षा के क्षेत्र में, बाल शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कार्य किए। जैसे ही 20वीं शताब्दी में प्रवेश करते हैं तो उस समय मनोवैज्ञानिक, शिक्षा शास्त्री और समाज शास्त्री सभी ने मिलकर मनोवैज्ञानिक, शिक्षा शास्त्री और जीव वैज्ञानिक इन सभी ने मिलकर के बाल शिक्षा पर कार्य करना प्रारंभ किया, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया। इसी को क्रो एंड क्रो ने इसे बालक की शताब्दी कहा। इसी कारण 20वीं शताब्दी को क्रो एंड क्रो ने बालकों की शताब्दी कहा। बालकों की शताब्दी कहा। कारण था कि मनोवैज्ञानिक, शिक्षा शास्त्री, जीव विज्ञानी आदि ने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया और नई नई शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ था। नई नई शिक्षा प्रणालियों का विकास हुआ। इसके कारण 20वीं शताब्दी को क्रो एंड क्रो ने बालकों की शताब्दी कहा। 20वीं शताब्दी में जैसे प्रवेश करते हैं तो जीन पियाजे नई नई शिक्षा पद्धतियां थी। जो नई शिक्षा पद्धतियां थी उसमें जैसे हम बात करें तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, वाइगोस्टकी का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, वाइगोस्टकी का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, रविन्द्रनाथ टैगोर, भारतीय संदर्भ में देखें तो रविन्द्रनाथ टैगोर का विश्व भारती, इसके अलावा और भी नई शिक्षा पद्धतियां थी। जब शिक्षा पद्धति को पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। तो बाल मनोविज्ञान और बाल विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिलता है। प्राचीन काल से लेकर के 20वीं शताब्दी आधुनिकता तक बाल मनोविज्ञान में जहां मन व मानसिक क्रियाओं या जैविक संरचना का अध्ययन किया जाता है, वहीं पर बाल विकास में गर्भ से लेकर, भ्रूण बनने से लेकर प्रौढ़ बनने के पूर्व तक, किशोरावस्था या कहें किशोरावस्था बनने तक का अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान में
मानसिक क्रियाओं, व्यवहार आदि का अध्ययन किया जाता है। वहीं बाल विकास में इन सभी के साथ बालक के गर्भ में भ्रूण बनने से लेकर प्रौढ़ बनने के पूर्व तक, या कहें किशोर बनने तक का अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान में बालक के जैविक संरचना का अध्ययन किया जाता है। और जबकि बाल मनोविज्ञान की एक शाखा है। बाल मनोविज्ञान की एक शाखा है।